जय जी एस वाले यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमी के अंतर्गत बेसिकली लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसके अंतर्गत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थान व गलियारों की चर्चा करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की चर्चा करेंगे जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं। एग्ज़ाम में अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें इनको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इनमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आएंगे ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पर एक आएगा विश्व बैंक, हम इसको देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देखेंगे। देखो विश्व बैंक यहाँ इस जो पेज है, इस पेज से पहली बार तो आप इतने ही इंस्टीट्यूशन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इनके अंदर की बातें आगे डिस्क्राइब की गई हैं। फिलहाल इस स्लाइड में आपको ये पता चल जाएगा कि किस इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो विश्व बैंक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप कहोगे सर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में पड़ता है। IMF दोनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह है, वाशिंगटन डीसी, चूँकि इन दोनों ही संस्थानों की स्थापना एक ही जगह हुई थी। ठीक है। उसके बाद एक है यूरोपीय देशों का एक संगठन है जिसे यूरोपियन यूनियन कहते हैं। इसमें वर्तमान में 27 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है ना। और इसके बारे में जो भी डिटेल है आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। सार्क ये दक्षिण एशिया देशों का समूह है, मतलब यहाँ के देशों का समूह दक्षिण एशिया जिसमें भारत वगैरह शामिल हैं। ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। फिर आप देखेंगे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये विश्व में व्यापार से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। जेनेवा कहाँ पड़ेगा, तो आपका स्विट्ज़रलैंड में पड़ेगा। उसके बाद एक है आसियान। आसियान बेसिकली दक्षिण पूर्व एशिया ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के देशों का एक संगठन है जिसे हम आसियान कहते हैं और इसकी राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की जो वर्तमान में राजधानी जकार्ता है, हालांकि इसे चेंज किया जा रहा है, आगे चल के इंडोनेशिया की राजधानी नुसांतरा हो जाएगी। ठीक है ना, कलिमंताना या नुसांतरा। इसके बाद ओपेक कंट्री। ओपेक कंट्री ये बेसिकली दुनिया की ऐसी कंट्रियां हैं, ये पूरी दुनिया में ऐसी कंट्रियां हैं जो तेल का व्यापार करती हैं। ठीक है ना। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ठीक है ना। इसमें कुछ कंट्रियां मिडिल ईस्ट की हैं, कुछ कंट्रियां आपका यहाँ की वेनेजुएला वगैरह शामिल है, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देश हैं। तो इस तरीके से ये कई सारे देशों का एक संगठन है ओपेक, जो तेल के व्यापार के लिए जाना जाता है। तेल में मतलब कौन सा तेल, यही पेट्रोलियम वगैरह। ठीक है ना। एक संस्थान है बेटा मर्कोसुर। मर्कोसुर का हेडक्वार्टर है मोंटेवीडियो उरुग्वे में। ये क्या है, तो ये दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों का संगठन है जिसमें ब्राज़ील शामिल है, उरुग्वे शामिल है, पराग्वे शामिल है, अर्जेंटीना शामिल है। तो यहाँ के देशों का बेसिकली संगठन है जिसे हम मर्कोसुर कहते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये देखो आपका उरुग्वे है और इसकी राजधानी मोंटेवीडियो है। यहाँ पर बेसिकली इसको पाया जाता है। उसके बाद फिर G8 देखेंगे। ये विश्व की 8 विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह था। हालांकि G8 आज वर्तमान में नहीं बचा, आज इसमें केवल 7 सदस्य बचे हैं। इसमें रूस शामिल था, उसे हटा दिया गया था। ठीक है ना। तो वर्तमान में ये G7 हो चुका है। ठीक, तो G8 के नाम से ही फेमस है ज़्यादातर, तो इसलिए हम उसको G8 लिख देते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहीं नहीं है, इसका कोई मुख्यालय या सचिवालय नहीं है, कोई स्थायी जगह नहीं है। इसमें विश्व के वर्तमान में 7 देश हैं जो इसके सदस्य हैं, जिसमें से आप देखोगे कुछ देश उत्तर अमेरिका महाद्वीप के हैं, कुछ देश आपका यूरोप महाद्वीप के देखेंगे आप, कुछ एशिया के महाद्वीप के देश देखेंगे। मतलब एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका के कुछ देश हैं। अभी सबके बारे में हम लोग चर्चा अंदर करने वाले हैं और ट्रिक से याद करने वाले हैं सारी चीज़ें। उसके बाद G20 देखेंगे। ये विकासशील जो देश हैं पूरी दुनिया में, उन देशों का समूह है बेसिकली G20। ठीक है ना। और G20 का भी कोई स्थायी मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। इसमें दुनिया भर के देश शामिल हैं। ठीक है। और इसमें 20 देशों के नाम से अगर देखा जाए तो इसमें देखो 19 देश प्लस एक EU मतलब एक संगठन जिसमें से अपने आप में 27 देश हैं। तो अगर देखा जाए इस तरीके से तो G20 में 20 से बहुत ज़्यादा देश हैं। इसमें जो 20 काउंटिंग है वो 19 देश हैं और एक EU है, मतलब पूरा एक यूरोपियन यूनियन संगठन है जिसमें अकेले कितने हैं, 27 देश हैं। तो इन सबको याद करने वाले हैं हम लोग और एक चुटकी में आपको G20 के सारे देश याद हो जाएंगे। फिर SCO संघाई सहयोग संगठन, ये कहाँ है, ये बीजिंग में है। ये चीन और कुछ आसपास के देश हैं, उनका एक संगठन है। उसके बाद ADB
एडीबी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मनीला में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक मतलब एशिया के जो गरीब देश हैं उनको डेवलप करने के लिए एक बैंक, जैसे पूरी दुनिया में जो देश हैं उनको अगर पैसा चाहिए तो वो IMF या विश्व बैंक के पास जाएंगे, लेकिन हर व्यक्ति की पहुंच, हर देश की पहुंच वहां तक नहीं हो पाती, या कई बार जो छोटे देश, गरीब देश हैं, वो वहां तक जाने में कतराते हैं। तो एशिया में चूँकि गरीब देशों की संख्या ज़्यादा है, चूँकि देश ज़्यादा हैं, तो एशिया के देशों को हेल्प करने के लिए, उनकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एशिया के ही कई सारे देशों ने मिलकर के आपस में क्या बना रखा है, एक बैंक बना रखी है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में पड़ता है। फिलीपींस बेटा यहाँ पर है, इसकी राजधानी मनीला में पड़ता है। उसके बाद इप्सा क्या है, तो ये भी एक बेसिकली समूह है। इप्सा में नाम से ही इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, बेसिकली इसमें 3 देशों का ये समूह था इप्सा का भी कोई निश्चित सचिवालय और मुख्यालय नहीं है। उसके बाद AIIB, इसका भी मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में है। RECP, ठीक है ना, यह आसियान देशों तथा कुछ अन्य देशों के बीच, बेसिकली जो आसियान देश हैं और कुछ अन्य देश हैं जिसमें चाइना वगैरह शामिल हैं, उन देशों के आपसी मतलब एक ऐसा समझौता है जिसमें ये मुक्त व्यापार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फ्री ट्रेडिंग कर सकते हैं, FTA कर सकते हैं, अर्थात ये FTA है एक तरीके का, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है ना। मतलब इन देशों के बीच अगर आप व्यापार करेंगे, कोई भी देश इसमें जब शामिल होगा तो उसको बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है ना, जिससे वो आसानी से व्यापार कर सकता है। हालांकि इसका नुकसान मिलता है और भारत ने इसीलिए इसको त्याग कर दिया था। शुरुआत में भारत इसका सदस्य बना था, लेकिन बाद में उसे त्याग कर दिया था। उसके बाद ब्रिक्स देखेंगे। ब्रिक्स ये भी आपका 5 देशों का समूह हुआ करता था, और अभी हाल ही में देख रहे हो ब्रिक्स में और भी कई सारे देश शामिल किए गए हैं, लगभग 6 देश शामिल किए गए हैं। तो वर्तमान में देश के सदस्य, शुरुआत में इसमें जो नाम है वही इसके सदस्य, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, ये देश हुआ करते थे, लेकिन फिर अभी हाल ही में इसमें और सदस्य जोड़े गए। उनकी सारी डिटेल अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई में है। बिम्स्टेक भी एक समूह है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ढाका में है। तो कुल मिला के इतने ही इंस्टीट्यूशन हैं जो इकोनॉमी में आपसे पूछे जाने वाले हैं। और अगर आप इतने तैयार कर लिए तो बेटा अभी जो PCS का पेपर होने वाला है और RO-ARO का पेपर होने वाला है, याद रखना, यहाँ से इसी वीडियो से कम आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आपका फंसेगा। अब इससे ज़रूरी नहीं कि आपसे वो यही पूछे, हो सकता है आपसे किसी इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर पूछ ले, हो सकता है आपका किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछ ले, आपका G20 के बारे में पूछ ले, अभी ब्रिक्स में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है उसके बारे में पूछ सकता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से क्वेश्चन आने हैं, या इनमें से इनके सम्मेलन होते रहे। ब्रिक्स सम्मेलन हो गया, बिम्स्टेक सम्मेलन हो गया, G20 का सम्मेलन हो गया, SCO का सम्मेलन हो गया, ये सम्मेलन भी अभी हाल ही में जो भी हुए हैं उनके बारे में भी आपको पूछ सकता है। तो कुल मिलाकर सारी कहानी इतने ही इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होने वाली है आपकी। तो हमें इन सभी इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें, ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। अब हम चलते हैं, सबसे पहले अपने एक इंस्टीट्यूशन पे बात करेंगे और उसका नाम है विश्व बैंक। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए हमने इसको पहले सबसे ऊपर रखा है, विश्व बैंक, जिसे हम विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं विश्व बैंक की स्थापना कैसे हुई, इसका क्या स्टोरी है। तो याद रखना, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, बिल्कुल हुआ था। कब से कब तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध, तो ये भाई साहब 39 से लेकर के 45 के बीच चला था, अर्थात 1939 से लेकर के 1945 के बीच पूरी दुनिया में एक विश्व युद्ध हुआ था, जिसे हम द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। जब ये विश्व हुआ था तो पूरी दुनिया के देशों ने मतलब इसमें भाग लिया, ठीक है ना, बड़े बड़े देशों ने तो भाग लिया ही था, जिसके कारण जो इन देशों की इकोनॉमी थी वो धराशायी होने लगी और छोटे देश बहुत ही ज़्यादा समस्या में पहुंच गए। तो इसी समय इस युद्ध में शामिल 2 बड़े देश, जिनमें से एक था आपका अमेरिका और दूसरा था आपका ब्रिटेन। तो इनके जो ट्रेजरी विभाग के बेसिकली प्रमुख हुआ करते थे उस टाइम पे, जैसे ब्रिटिश ट्रेजरी विभाग का एक प्रमुख था जॉन मेनार्ड केन्स और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का प्रमुख था डेक्स्टर व्हाइट। इन्होंने एक ऐसा प्लान दिया जिस प्लान के तहत इन्होंने कहा कि हम इस गिरती हुई इकोनॉमी को सही कर सकते हैं यदि हमने कोई ऐसी संस्था स्थापित कर दी जो ऐसी सिचुएशन में, जब देशों की इकोनॉमी डाउन हो रही हो, ऐसी सिचुएशन में वो हमारी हेल्प कर दे।
तो कुल मिला के द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ में ब्रिटिश ट्रेजरी के जॉन मेडार्ड किन्स और संयुक्त राज्य अमेरिका ट्रेजरी विभाग के हैरी डेक्स्टर व्हाइट ने स्वतंत्र रूप से युद्ध के पश्चात वित्तीय व्यवस्था के विचार विकसित करने हेतु शुरू किया, और इन्हीं के प्रयासों से अमेरिका ने व्हाइट प्लान, मतलब डेक्स्टर व्हाइट के नाम से व्हाइट प्लान, तथा ब्रिटेन ने कीन्स योजना प्रस्तुत की, मेनार्ड कीन्स के नाम से। और अंततः क्या हुआ कि 1944 में अमेरिका के एक शहर है न्यू हैम्पशायर, ठीक है ना, वहीं पर एक जगह पड़ती है ब्रेटन वुड्स, यहाँ पर बेसिकली सम्मेलन बुलाया गया जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन के साथ साथ विश्व के लगभग 44 देशों ने क्या किया, पार्टिसिपेशन किया, जिसमें से लगभग 730 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ठीक है ना। इसी सम्मेलन को हम लोग ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और याद रखना, इसी सम्मेलन के फाइनल में ये डिसाइड किया गया कि 2 ऐसी संस्थाएं स्थापित की जाएंगी जिनके नाम, एक का तो नाम IBRD था, दूसरा का नाम था भाई साहब बेसिकली IBRD था, दूसरे का नाम था IMF। शुरुआत में IBRD ही स्थापित हुई थी, IBRD ही आगे चल के फिर विश्व बैंक के नाम से जानी जाएगी, याद रखना। तो इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं स्थापित की गई, जिनमें से एक विश्व बैंक का पूर्व में विश्व बैंक किसका नाम है, तो सही मायने में ये नाम है IBRD। तो ये बैंक स्थापित हुई और IMF स्थापित हुआ। याद रखना, आपसे कभी पूछ लिया जाए विश्व बैंक कहते किसे हैं, तो विश्व बैंक जब भी आपसे कभी पूछा जाए विश्व बैंक किसे कहा जाता है, तो विश्व बैंक में कोई एक बैंक नहीं है, कई सारी संस्थाएं हैं, ठीक है। तो याद रखना, विश्व बैंक मुख्यतः IBRD और IDA के सम्मिलित रूप को विश्व बैंक कहा जाता है, लेकिन IDA अगर ऑप्शन में न दिया हो तो केवल IBRD को ही विश्व बैंक कहा जाता है, तो बिल्कुल बात सही होगी। हालांकि विश्व बैंक के अंतर्गत और भी कई संस्थाएं शामिल हैं जिन्हें हम विश्व बैंक समूह कहते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछ ले विश्व बैंक जिसे हम कहते हैं उसमें टोटल कौन कौन से संस्थाएं हैं, तो एक तो IBRD तो आपकी है ही है, 1945 को यही सबसे पहले स्टैबल हुई थी। उसके बाद एक संस्था है IFC जो 1956 में स्थापित हुई, एक संस्था है IDA जो 1960 में स्थापित हुई, और जिसे हम आज विश्व बैंक कहते हैं वो इन्हीं 2 के समूह को बेसिकली विश्व बैंक कहते हैं, क्योंकि यही 2 ऐसा काम करते हैं बैंक का, बाकी तो दूसरा काम कर रही हैं। उसके बाद एक संस्था विश्व बैंक के अंतर्गत आती है ICSID 1966 में स्थापित हुई थी, और एक संस्था है जो सबसे लास्ट में स्थापित हुई थी 1988 में, जिसका नाम है मीगा। अब ये संस्था क्या है, क्या करती हैं, सबके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल आपके एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाए कि विश्व बैंक में कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हैं, या विश्व बैंक बेसिकली किन के ग्रुप को विश्व बैंक कहा जाता है, तो याद रखना इन संस्थाओं के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक कहते हैं। जिनमें से सबसे मेन कौन है, IBRD, और दूसरी कौन है, IDA। बाकी IFC भी है, ICSID भी है और मीगा है। कई बार इनको सीरियल से सेट करने के लिए आ जाता है, कालक्रम के अनुसार सेट करने के लिए। तो अगर आप 1945 इसका याद रख लेना, 1956 इसका याद रख लेना, 60, 66 और 88, 6 और 8, 56 और 60, 45, ठीक है ना। तो ऐसे आपको आसानी से ये याद हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कंटेंट को सही से आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा और 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखो, बात करते हैं IBRD। IBRD की स्थापना हुई थी 1945 में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में यही संस्था स्थापित हुई थी, ठीक है ना। यह इसका फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट। मतलब ये किस चीज़ के लिए बैंक है, रिकंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो ये मतलब ये सदस्य देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए क्या देती है बेटा, ऋण देती है। मतलब जो भी विश्व बैंक का सदस्य होगा, विश्व बैंक में वर्तमान में 189 लोग सदस्य हैं, 189 देश सदस्य हैं, और इसमें IBRD उन्हीं को लोनिंग करेगी जो इनके सदस्य होंगे। पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि ये किस चीज़ के लिए पैसा देगी, तो उस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए देगी। मतलब जैसे हमको अपना गोल्डन कॉरिडोर जो बनाया था हमने इन्हीं से ऋण लिया था। अपने देश में कोई भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, जैसे कोई बहुत बड़ा एम्स बनाना है या बहुत बड़ा हमको हाईवेज़ बनाने हैं और हमको एक्सप्रेसवेज़ बनाने हैं, तो इनके लिए जब हम पैसा मांगेंगे, क्योंकि हम सदस्य हैं तो हम इनसे पैसा मांग सकते हैं, ठीक है ना। तो हम किसके पास जाएंगे, IBRD के पास जाएंगे और IBRD हमको लोनिंग कर देगी, ठीक है ना। IFC क्या करेगी, ये विश्व बैंक की ये संस्था क्या करेगी, तो इसका पहले फुल फॉर्म ही देख लो, इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन। मतलब ये निजी उद्योगपतियों को ऋण देते हैं, जो भी देश इनके सदस्य हैं
उन देशों में जो भी व्यक्ति निजी, जैसे भारत का अंबानी है, अंबानी अगर पैसा लेना चाहे तो इस तरीके से निजी व्यक्ति जब आप विश्व बैंक में जाकर पैसा लेगा, उस देश का जो सदस्य देश है, ठीक है ना, तो वो IFC से पैसा लेगा, ठीक है ना, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। IDA क्या करेगी? IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। यह क्या करती है? दीर्घ अवधि के लिए कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है। मतलब लंबे टाइम के लिए, तुमको 10 साल, 5 साल, 20 साल के लिए पैसा लेना है तो बहुत कम रेट में तुमको ये पैसा प्रोवाइड कर देती है IDA। उसके बाद ICSID क्या करती है? तो ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, यहाँ से डिस्प्यूट्स याद रख लीजिएगा। कुल मिला के पूरी दुनिया में इंडस्ट्री से रिलेटेड जो विवाद होते हैं, बड़े विवाद होते हैं, नेशनल लेवल के विवाद होते हैं, उनको निपटाने का काम कौन करती है? ICSID करती है। तो ये इसको डिस्प्यूट से याद रख लीजिए, डिस्प्यूट कंट्रोल करती है। उसके बाद मीगा का काम क्या होता है? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मतलब ये एक ऐसी एजेंसी है जो हमें क्या देती है? गारंटी देती है। किस चीज़ का? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट। जैसे हम ये हैं और हमने इस देश में पैसा लगा रखा है, तो अब उस पैसे की हमें गारंटी कौन प्रदान करता है? तो वो मीगा प्रदान करती है। कहने का मतलब यह विभिन्न देशों द्वारा अन्य देशों में किए गए निवेश की गारंटी सुनिश्चित करती है। अगर ये देश हमारा पैसा मार के चले जाएंगे तो हम अपनी शिकायत मीगा के पास, विश्व बैंक में जाकर के मीगा के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फिर मीगा इनके ऊपर जो है एक्शन ले सकती है कि भाई उनका पैसा आप लौटा दो। तो नाम से ही पता चलता है, अगर आप इनका फुल फॉर्म ही याद कर लेंगे तो इनका काम क्या है ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि भारत उपयुक्त संस्थानों में से ICSID अर्थात जो ये है इसका सदस्य नहीं है, बाकी सभी का सदस्य है। मतलब ये जो है सभी का सदस्य है, बस ICSID का सदस्य नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना, भारत विश्व बैंक का सदस्य है, बिल्कुल सदस्य है। IBRD का है, बिल्कुल है। IFC का है, बिल्कुल है। ईडा का है, बिल्कुल है। मीगा का है, बिल्कुल है। क्या ICSID का है? तो नहीं है, ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ देखना, विश्व बैंक की सदस्यता अगर आपको लेनी है, सपोज करो आप ये हैं और आप वर्ल्ड बैंक की सदस्यता लेना चाहते हैं, तो आपको ऐसे वर्ल्ड बैंक की सदस्यता नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपको IMF की सदस्यता लेनी पड़ेगी, तब आपको वर्ल्ड बैंक की सदस्यता प्राप्त होगी। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो विश्व बैंक की सदस्यता हेतु पहले उस देश को हमें IMF का सदस्य होना जरूरी है। तो अगर हम विश्व बैंक के सदस्य हैं तो स्वतः ही IMF के सदस्य क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा गौर से याद रखेंगे। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। विश्व बैंक का मुख्यालय कोई पूछ ले तो वाशिंगटन DC, और इसके वर्तमान में कुल सदस्य कितने हैं? तो 189, भारत भी इसका एक सदस्य है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, विश्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट। ये तो क्वेश्चन पीसीएस में बहुत रिपीट होता है। अक्सर रिपोर्ट दे देगा और बोल देगा कि बताओ इन रिपोर्टों में से कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो यहाँ पर विश्व बैंक के द्वारा जो रिपोर्ट जारी होती है, याद रखना, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट अपडेट जारी करता है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज जारी करता है, ईज़ ऑफ लिविंग रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्ट आपको करंट अफेयर में पढ़ने को मिलेंगी कि इनमें क्या हालत है, कैसी है, तो वो आप करंट अफेयर में पढ़िएगा। फिलहाल यहाँ पर ये केवल देखिए कि विश्व बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी यही जारी करता है, ठीक है ना। एक है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक है बेटा क्या HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो विश्व बैंक नहीं जारी करता, वो UNDP जारी करता है, UNDP जारी करता है। जबकि ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, ये कौन जारी करता है? तो ये विश्व बैंक जारी करता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाले हैं, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स HCI और HDI। HCI जारी करता है विश्व बैंक, जबकि HDI जारी करता है UNDP। UNDP एक संस्था है जो UNO के अधीन काम करती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ के बारे में आपको पता है, मैं UNO के बारे में भी किसी दिन बहुत बेहतरीन वीडियो बनाने वाला हूँ, सो आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, और कौन सी? वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट अर्थात ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट। ये जो 5-6 रिपोर्ट मैंने बताई बेटा, इनको याद करके रट के जाइएगा, कैसे भी इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है। ऐसे कई सारे रिपोर्ट IMF जारी करता है और इनसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आप एक बार प्रीवियस ईयर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि इनसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा IMF के बारे में, अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष।
ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की आधारशिला 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में रखी गई थी। वर्तमान में IMF में कुल कितने सदस्य देश हैं? 190 हैं। 190वां सदस्य देश इंडोरा है। IMF लघु अवधि के लिए, जैसे विश्व बैंक दीर्घ अवधि के लिए कम ब्याज दर पर ऋण देता था, IMF में थोड़ा सा बस डिफरेंस ये है कि ये कम समय के लिए ऋण देता है लेकिन हाई रेट लगाता है। ठीक है ना, जब कम समय के लिए ऋण देंगे तो ज़्यादा रेट लगाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि IMF विकसित तथा विकासशील दोनों ही देशों को सिर्फ नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ऋण देता है। मतलब IMF विकसित देश को भी ऋण दे देगा, विकासशील देश को भी ऋण दे देगा, और किस काम के लिए? सिर्फ नीति सुधार कार्यक्रम के लिए। ठीक है ना, ये काम ये कर कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए तुम्हें नहीं देगा, ये पॉलिसी मेकिंग के लिए पैसा देता है। ठीक है ना, हमारे देश में कोई पॉलिसी चलानी है, कोई बड़ी योजना लॉन्च करनी है, तो उसके लिए हम पैसा चाहिए तो आप इससे ले सकते हो। अब हमारे देश में कोई बहुत बड़ा अस्पताल बनाना है या हाईवे बनाना है, तो उसके लिए भैया IMF आपको पैसा नहीं देने वाला। ठीक है ना, IMF का प्रशासन व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो कह दोगे सर बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा किया जाता है। इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, और इस बोर्ड ऑफ गवर्नर में जो मेंबर होते हैं उनकी नियुक्तियां संबंधित देश द्वारा की जाती हैं। मतलब बोर्ड ऑफ गवर्नर में इस तरीके से होता है कि जैसे उनकी नियुक्तियां संबंधित जो इसके सदस्य देश होंगे, वही सदस्य देश अपने लोगों को बोर्ड ऑफ गवर्नर में भेजेंगे। ठीक है ना, नियुक्ति संबंधित देश द्वारा की जाती है। बोर्ड ऑफ गवर्नर, प्रत्येक गवर्नर के पास वोटिंग पावर होती है। बोर्ड ऑफ गवर्नर में जितना भी गवर्नर होता है उसके पास एक क्या होती है? वोटिंग पावर होती है। इससे वह अपने मताधिकार का कोटा निश्चित कर सकता है। ठीक है ना, जिसके पास जितनी पावर होती है, ठीक है ना, उसका उतना ही अधिक क्या होता है? कोटा होता है। और ये कोटा बहुत काम आता है, जिसका कोटा ज़्यादा उसी का IMF में पौवा ज़्यादा। ठीक है ना, और अमेरिका का सबसे ज़्यादा कोटा रहता है, इसीलिए अमेरिका के कहने से ही IMF काम करती है। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वहीं है जहाँ पर विश्व बैंक का मुख्यालय है। अब इससे रिलेटेड कुछ और है, जैसे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दुनिया में गरीबी को ख़त्म करना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना तथा वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसके बेसिकली काम हैं। इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो क्रिस्टिना जॉर्जिया बुल्गारिया इसके अभी अध्यक्ष हैं। IMF की सांकेतिक एक मुद्रा है जिसका नाम है बेटा SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है ना, ये SDR में सारा व्यापार करती है। और SDR के बारे में मैंने पिछली क्लास में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि इसकी पहले गणना डॉलर में होती थी, फिर एक क्या बनाई गई? करेंसी बास्केट बनाई गई, जिसमें 5 देशों की मुद्राओं को शामिल किया गया और उसके वेटेज के आधार पर बेसिकली इसके मूल्य की गणना की जाती है। ये कहानी मैंने पहले बता रखी है। IMF के द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट कौन सी है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है और फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। ये 3 रिपोर्ट आपको याद रख लेना है, IMF जारी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन। ठीक है ना, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। यह यूरोप के विभिन्न देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया था। कोई पूछ ले वर्तमान में इसमें सदस्य कितने हैं? तो जब स्थापित किया गया था तो 28 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 27 हैं। ब्रिटेन ने इसकी सदस्यता त्याग दी थी। ठीक है ना, और ये जो यूरोपियन यूनियन है, इनकी एक आपसी मुद्रा है जिसका नाम यूरो है। जैसे IMF की मुद्रा का नाम SDR है, वैसे ही इनकी आपसी मुद्रा है, उसका नाम यूरो है। ठीक है ना, maastricht संधि के तहत यूरो को बेसिकली स्वीकार किया गया था। तो कोई पूछे यूरो को कैसे स्वीकार किया था इन लोगों ने? तो maastricht संधि हुई थी, वहाँ पर एक सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है ना, maastricht में, और उसी संधि के तहत यूरो को स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। 1991 में यूरोपीय संघ अर्थात EU के 12 देशों ने नीदरलैंड के maastricht नामक स्थान पर एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में सदस्य देशों के द्वारा एक साझा मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया, जिसे यूरो कहा गया। और अंततः हुआ क्या कि 1 जनवरी 1999 को यूरो मुद्रा प्रारंभ हो गई। ठीक है ना, और मतलब यूरो मुद्रा का अस्तित्व में आई तो 1 जनवरी 1999 को। ठीक है ना, शुरुआत में यूरोपीय संघ के अर्थात EU के 11 देशों ने ही इसे स्वीकार किया। ठीक है ना, वर्तमान में यूरो को स्वीकार करने वाले देशों की कुल संख्या कितनी है? तो बेटा 20 है। याद रखना, डेनमार्क और ब्रिटेन को यूरो ना स्वीकार करने की स्वतंत्रता दी गई थी, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके ब्रिटेन ने अपनी यूरो को त्याग दिया। और ब्रिटेन की वर्तमान मुद्रा क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग है।
यूरो मुद्रा को लीगल टेंडर मनी कब बनाया गया? तो 1 जनवरी 2002 को लीगल टेंडर मनी बना दिया गया। ये सब फैक्ट हैं, बहुत पूछे जाते हैं। तथा यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाले देशों को हम किस नाम से जानते हैं? तो यूरो जोन। तो वर्तमान में यूरो जोन में कितने देश हैं टोटल? तो 20 हैं, क्योंकि इन्हीं देशों ने यूरो को स्वीकार कर रखा है। अब यहाँ पर WTO ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है, ठीक है ना। याद कैसे करोगे? व्यापार करने में जान निकल जाती है, ठीक है ना। स्थापना 1 जनवरी 1995 में। वर्तमान में सदस्य कितने हैं? तो 164 सदस्य हैं इसके, ठीक है। इसके बाद आपको सार्क के बारे में पढ़ो। सार्क क्या है? दक्षिण एशिया के देशों का संगठन है। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, श्रीलंका आता है, मालदीव आता है और भारत आता है। तो ये सारे देश हैं। इनको याद करने का तरीका है, श्री भाभू माले ने बगल में पहनी अफगानी। श्री मतलब श्रीलंका हो गया, भा मतलब भारत हो गया, भू मतलब भूटान, माल मतलब मालदीव, ने मतलब नेपाल, बगल मतलब बांग्लादेश, पहनी मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान मतलब अफगानिस्तान। ये एक समझ लो भाभू माले हैं, जिसने क्या पहन रखी है? अफगानी पहन रखी है। तो श्री भाभू माले ने बगल में पहनी अफगानी। सार्क का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो साउथ एशियन मतलब दक्षिण एशिया के देशों का समूह है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर ढाका में है। ढाका कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। काठमांडू, ठीक है ना। ये गलत लिख गया ढाका। इसका नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका बेसिकली क्या है? हेडक्वार्टर है। कुल सदस्य देश कितने हैं? इसमें 8 सदस्य देश हैं। ये सारे आपके सामने हैं। इसके बाद बात करते हैं आसियान। आसियान क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, मतलब ये साउथ ईस्ट एशिया के देशों का समूह है। साउथ ईस्ट एशिया में मैंने बताया था कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है ना। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा के तहत हुई थी। इसकी स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या 5 हुआ करती थी, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और मलेशिया, ठीक है ना। वर्तमान में कोई पूछे इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो 10 हैं। और भारत क्या इनका सदस्य देश है? तो भारत इनका सदस्य देश नहीं है। इन 10 देशों को याद करने का तरीका क्या है? BSc करके 2 mm टीवी पर IPL देखोगे। BSc मतलब ब्रूनेई, S मतलब सिंगापुर, C मतलब कंबोडिया, करके 2 mm में MM म्यांमार, मलेशिया, TB थाईलैंड, वियतनाम, IPL इंडोनेशिया, फिलीपींस और लाओस। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका क्या है बेटा? मुख्यालय है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रख लीजिए। ओपेक की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, मैंने पहले ही बताया कि ये पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रियों का समूह है। इसमें कुल देश कितने हैं? 14 देश हैं, ठीक है ना। इसके संस्थापक देश पूछ लेता है कि इसकी स्थापना के समय कौन कौन से देश थे? तो 1, 2, 3, 4 और 5 देशों ने मिलकर के इसकी बेसिकली स्थापना की थी। और वर्तमान में इसमें 14 देश हैं, ठीक। तो 1960 में बेसिकली इसकी स्थापना की गई। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, याद रख लीजिएगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट संगठन है मर्कोसुर। मर्कोसुर में देखो क्या शामिल है? ब्राज़ील शामिल है, पराग्वे शामिल है, उरुग्वे शामिल है, अर्जेंटीना शामिल है। दक्षिण अमेरिका के कुल मिलाकर के 4 देश इसमें शामिल हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे। ये क्या है? मुफ्त व्यापार संगठन है, मतलब इन देशों में आपस में ये लोग फ्री ट्रेडिंग कर सकते हैं, FTA कर सकते हैं। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो ये देखो उरुग्वे है, उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो, यहाँ पर बेसिकली इसका मुख्यालय है। उसके बाद हम बात करते हैं G8। ये भैया G8 है, ग्लोबल 8, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। शुरुआत में इसमें कुल 8 सदस्य थे। हालांकि वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 7 है, चूँकि 1997 में रूस को इससे क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। G8 के कौन कौन से सदस्य हैं? तो देखो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में USA को ले लेना और कनाडा को ले लेना। फिर आप इधर आइएगा तो यूरोप में आपको 4 देशों को लेना है। एक ब्रिटेन को लेना है, एक आपको जर्मनी को लेना है, एक आपको फ्रांस को लेना है, एक आपको इटली को लेना है। तो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली। एशिया से केवल एक देश ले लेना, अर्थात जापान। तो इस तरीके से G8 में वर्तमान में 7 सदस्य देश हैं और उनके नाम बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं G20 ग्लोबल 20। इसमें क्या है? इसकी स्थापना 1999 में बर्लिन में हुई थी, ठीक है ना। बर्लिन किसकी राजधानी है? जर्मनी की राजधानी है। यह विश्व के 20 विकसित
एवं उभरते हुए अर्थात विकासशील देशों का समूह है। इसमें विकसित और विकासशील सारे देश शामिल हैं, ठीक है ना। G20 में होने वाले सम्मेलनों में सदस्य देशों के वित्त मंत्री हिस्सा लेते हैं, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। इसके सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? 20 है। 20 में से 19 देश हैं और एक EU है। 19 देश को याद करने का तरीका ये है कि G7 के देश याद रख लेना, 7 देश तो यही हो गए सीधे। ब्रिक्स के देश वो 5 वाले देश याद रखना जो शुरुआत के 5 हैं, ये वाले 5 देश, हालांकि अभी हाल ही में और जुड़ गए हैं 6, तो उसको नहीं ऐड करिएगा। तो ब्रिक्स के ये 5 देश ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, नाम से ही पता चल जाएगा। और 7 कंट्री अलग से याद रख लेना जिनके नाम में मिस, टूरी, टीना, आलिया। मिस में मैक्सिको, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और साउथ कोरिया। टूरी मतलब तुर्की, टीना मतलब अर्जेंटीना, आलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया। और इस तरीके से 7 ये देश हो गए, 5 देश ये हो गए और 7 ये हो गए, तो 7 5 12 और ये हो गए 7 देश और ये हो गए 5। और ये आपका 7 देश नहीं, ये आपका 4 ये हो गए और हाँ 4 ये हो गए और 7 ये हो गए, तो ये 19 और एक आपका देश हो गया 20, ठीक है ना। तो इस तरीके से G20 में कुल 20 सदस्य देश हैं। ब्रिक्स की यहाँ पर बात हुई है, तो ब्रिक्स में जो अभी हाल ही में नए सदस्य देश जोड़े गए हैं वो है ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथोपिया और अर्जेंटीना। इनको याद कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर याद रखते हैं संघाई सहयोग संगठन अर्थात SCO। इसकी स्थापना किसने की थी? तो चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस तथा ताजिकिस्तान, मिडिल ईस्ट कंट्री, और ये सारे लोगों ने मिलकर के 1996 में संघाई 5 के नाम से, चूँकि 5 देश है ना, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान, तो इन्होंने 1996 में SCO की स्थापना की थी। तब इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ गया, ठीक है ना। उसके बाद 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसमें जुड़ गया और 2023 में इसमें ईरान को जोड़ दिया गया। ईरान इस तरीके से नवा सदस्य देश बना। भाई 5 जुड़े, उज्बेकिस्तान जुड़ गया तो 6 हो गए, जिसे संघाई 6 कहलाया। उसके बाद 17 में भारत और पाकिस्तान मिल गए तो 8 हो गए। 23 में ईरान मिल गया तो 9 हो गया। और अभी हाल ही में 2024 में अभी जो SCO का सम्मेलन हुआ है कजाकिस्तान के अस्ताना में, उस सम्मेलन में बेलारूस को भी बेसिकली इसमें जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से ये 10वां देश हो गया। तो वर्तमान में इसमें कुल कितने देश हैं? 10। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान। ये बेटा ताजिकिस्तान है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब ये शुरुआत के 5 देश। उसके बाद उज्बेकिस्तान 2001, भारत पाकिस्तान 2017, ईरान 2023 और बेलारूस 2024। इस तरीके से सहयोग SCO में वर्तमान में कितने देश हैं? तो भैया इसमें 10 देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो चीन के बीजिंग में है, ठीक। तो इसका याद रख लीजिएगा। इसके बाद आपको याद रखना है ब्रिक्स। ब्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, ठीक। हालांकि जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसे ब्रिक्स नहीं कहते थे। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसे ब्रिक कहा जाता था, चूँकि स्थापना 2001 में जब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बेसिकली 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ लिन ने विश्व की 4 कौन कौन सी, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह की बात की थी जिसे ब्रिक कहा गया। इसके आधार पर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर दिया गया, जिससे इसका नाम क्या पड़ गया? ब्रिक्स पड़ गया। और अभी हाल ही में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन जो कि 2024 में जोहान्सबर्ग में हुए हैं, 6 अतिरिक्त देशों को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। ईरान, सऊदी अरब, UAE, मिस्र, इथोपिया और अर्जेंटीना। तो इस तरीके से वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई? 11 सदस्य देश हो गए। तो इस तरीके से ये भी लेटेस्ट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक में आप क्या देख रहे हैं? दक्षिण एशिया के कुछ देश हैं और दक्षिण पूर्व एशिया के। तो म्यांमार और थाईलैंड तो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। बाकी नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भारत, श्रीलंका, ये सब दक्षिण एशिया के देश हैं, ठीक। तो इसका पहली बात तो फुल फॉर्म ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। तो ये बड़ा इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, रट डालिएगा इस चीज़ को। यह संगठन 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से ही अस्तित्व में आया था, ठीक है ना। प्रारंभ में इसका गठन 4 सदस्य राष्ट्रों के द्वारा किया गया था। वो 4 कौन से थे? बांग्लादेश था, मतलब ये था, और भारत मतलब भारत, श्रीलंका मतलब श्रीलंका, और इधर थाईलैंड। तो ये जो 4 देश हैं, इन लोगों ने मिलकर के शुरुआत में ऐसे संगठन के स्थापित करने की बात की थी। बेसिकली बिम्स्टेक अगर पूछा जाए क्या है, तो ये बंगाल की खाड़ी के
तट से लगे देशों तथा इसके पास के देशों का एक समूह है, ठीक है ना। यह बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती तथा समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित देशों का संगठन है। इसके कुल 7 सदस्य राष्ट्र हैं वर्तमान में, जिनमें से 5 दक्षिण एशिया के हैं। 5 दक्षिण एशिया के कौन कौन से देश हैं? तो देखो ये जो देश हैं आपके, एक सेकंड आपको थोड़ा सा इरेज करके एग्जैक्ट बता दें, जो आपका ये देश है भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ये जो 1 2 3 4 5 सदस्य देश हैं ये दक्षिण एशिया के देश हैं, और म्यांमार और थाईलैंड ये दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। तो 2 देश दक्षिण पूर्व एशिया के हैं। तो ये कुल मिला के 7 सदस्य इसमें देश हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इन देशों के बीच आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और क्षेत्र में सामान्य हित के मामलों को सहयोग को बढ़ावा देना। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी में। तो बिम्स्टेक के बारे में हो गया, ठीक है ना। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और हैं, जैसे यहाँ पर 4 हैं। एक तो आपका ADB, एक IBSA, AIIB और RECP। ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है, मतलब एशिया के देशों, गरीब देशों को हेल्प करने के लिए स्थापित किया गया एक बैंक है। स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी, ठीक है ना। क्षेत्रीय विकास बैंक के रूप में इसको बनाया गया था। मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। आज सदस्य देश कितने हैं? वर्तमान में 68 हैं। उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ताकि वो गरीबी से क्या हो सकें? बाहर निकल सकें। उसके बाद बात करते हैं IBSA की। तो IBSA नाम से ही पता चल रहा है, IBSA का नाम से ही पता चल रहा है IBSA क्या है। तो देखो E फॉर इंडिया, मतलब I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राज़ील, S फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। तो ये इसमें 3 ही जो है आपको सदस्य याद रखना है, ठीक है ना। डायलॉग फोरम इसे, मतलब इसका फुल फॉर्म ये है। इसकी स्थापना 2003 में, 3 सदस्य हैं, 2003 में स्थापना। उद्देश्य क्या है? तो देखो क्या था कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के जो वर्चस्व वाले देश हैं, बड़े देश हैं, देशों में विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों को अपनी बात को सशक्त ढंग से कहना, मतलब इन देशों से अगर हमें बात करनी है तो अकेले कोई देश अगर इनसे बात करेगा तो सही से बात नहीं कर सकता, तो एक ग्रुप बना के हम बात कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली स्थापित हुआ था। AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड की अगर बात करें तो यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक आर्थिक परिणामों को बेहतर करना। 25 दिसंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई। अपना कार्य इसने जनवरी 2016 से शुरू किया था और मुख्यालय बीजिंग में है। RECP क्या है? यह चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया तथा आसियान देशों के बीच एक मुक्त व्यापार संधि है, ठीक है ना। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। इसमें भारत शामिल नहीं है। इसमें वर्तमान में 15 सदस्य देश हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपके सभी इम्पॉर्टेंट जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए। आप इनका बेहतरीन नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। और इसकी PDF आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे नंबर है मेरा 797905608369। इस पर मैसेज कर सकते हैं आप, तो आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। बस इतना ध्यान देना कि अगर ये चीज़ अच्छी लगी हो और आपको लगती है कि ये चीज़ एग्ज़ाम के रिलेवेंट है तो वीडियो को कमेंट ज़रूर करिएगा। कितनी रिलेवेंट है ये भी, इसका भी कमेंट करिएगा। मेरे में कमेंट नहीं आते, ये थोड़ा समस्या है, तो कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप ये सब करते हैं तो मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे वीडियो और बनाने चाहिए, तो इससे भी अच्छे मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। सो आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।